हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। मैं ममता बिश्नोई जो आपके सामने कंटिन्यू क्लासेस लेकर आ रही हूँ जनरल साइंस की। और जनरल साइंस का हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है मानव रोग वाला। सबसे पहले हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, फिर रक्त के बारे में पढ़ा था, अब हमारे मानव रोग वाला चैप्टर चल रहा है। वह टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन फिक्स है, हर एग्जाम के अंदर आता है बिल्कुल। चाहे आरएस का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं जनरल साइंस की क्लासेस का बैच चला रही हूँ जिसके अंदर वो टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं बैच स्टार्ट करूंगी अलग अलग एग्जाम के हिसाब से, जैसे बीएसटीसी और रेलवे डी ग्रुप वाला बैच, सेकंड ग्रेड का बैच, रिट लेवल 2 साइंस मैथ वाला बैच, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब का बैच है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आपकी पढ़ने की रुचि कितनी है, कितने स्टूडेंट मेरे से जुड़ते हैं, उस हिसाब से मैं बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ। कि अगर आप पढ़ने में रुचि लोगे तो मैंने पहले भी फर्स्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि मेरी जो ऑल ओवर क्लासेज होगी, ऑल ओवर बैच होंगे, वो सब के सब स्टूडेंट के लिए फ्री होंगे, कोई पे नहीं करना पड़ेगा उनके लिए, बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। और मैं प्रत्येक उस गरीब विद्यार्थी की हेल्प करना चाहती हूँ जो घर पर बैठकर पढ़ाई करना चाहता है। किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है आपको, केवल पढ़ाई करनी है। जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, बिल्कुल मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो हमारा जो मानव रोग वाला चैप्टर चल रहा था इसको हम बिल्कुल ट्रिक से लेकर पढ़ रहे हैं। और इसमें अभी तक हम दो प्रकार के रोग पढ़ चुके हैं, एक तो जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। उन दोनों को मैंने ट्रिक से समझाया था, उनके रोग, रोग कारक, टीके, उनका उपचार, जो भी उनके इम्पोर्टेंट अलग से पॉइंट थे वो सब मैंने पढ़ाए थे। अब जो तीसरा हमारे रोग आता है वो है प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी संक्रामक रोगों में मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, हेलमिंथेस जनित और कवक जनित। यानी बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, हेलमिंथेस से होने वाले और फंगस से होने वाले। तो जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपके प्रोटोजोआ जनित, हेलमिंथेस जनित और कवक जनित, इन तीनों रोगों को हम पढ़ेंगे। तो देखिए अगला है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, और आपको याद हो तो हम कौन से रोग पढ़ रहे हैं, हम संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, असंक्रामक रोग। और संक्रामक और असंक्रामक रोग किस प्रकार के श्रेणी के अंदर आते हैं, ये अर्जित रोग यानी जन्म के बाद होने वाले रोग हैं। तो प्रोटोजोआ जनित रोगों की ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। हालांकि पापा काम पे सोएंगे तो काम कौन करेगा, लेकिन हमें याद करने के लिए ट्रिक है। तो पापा से कौन सा रोग होगा, पायरिया। क्या होता है पायरिया रोग, मसूड़ों से खून आने लगता है, इस रोग को क्या बोलते हैं, पायरिया। का से होगा कालाजार रोग, कालाजार रोग। में से होगा मलेरिया। प्रोटोजोआ के अंदर 99% क्वेश्चन किस रोग से आता है, मलेरिया से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पे से होगा पेजिस, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा छोटी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर इन्फेक्शन कर दिया जाता है, पेचिस रोग। सोते हैं यानी सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, या जिसे क्या बोलते हैं, निद्रा रोग। ये बीमारी तो पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के अंदर होती है कि नहीं होती। जैसे ही किताब को आगे लेते हैं आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। क्या किताबों में नशा होता है, क्या नशा नहीं होता है। नींद तब आती है जब रुचि नहीं होती, हमारा दिमाग उस चीज को करना नहीं चाहता है और हम जबरदस्ती दिमाग को उधर ले जाते हैं, तब नींद आती है। अगर आप किसी चीज को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, उसी किताब की जगह आप कोई वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, फोन चला रहे हो, या कहीं और जगह घूम रहे हो, क्या आपको नींद आ रही है, क्या नहीं आती है। लेकिन पढ़ते टाइम नींद क्यों आती है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और जब इंटरेस्ट नहीं होता है तो दिमाग भी साथ नहीं देता है और नींद आने लगती है। तो मैं साथ में ये भी राय देना चाहती हूँ आपको कि जब भी पढ़ो मन लगाकर पढ़ो। जरूरी नहीं है कि 8-8 10-10 घंटे से पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन मन लगाकर पढ़ने से होता है। अगर आप 8 घंटे किताब लेके पढ़ोगे लेकिन आपकी रुचि नहीं है तो वो पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं। लेकिन आपने 2 घंटे पढ़ा, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ा, तो वो पढ़ाई आपकी 8 घंटे से 100 गुना बेहतर है।
तो मेरा यही कहना, जरूरी नहीं है सुबह उठकर ही पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, कोई फिक्स नहीं है। आपको जो टाइम बेटर लगे, आपको लगता है कि इस टाइम मेरा पढ़ने में मन लगता है, बस आप उसी टाइम पढ़ो। जरूरी नहीं है कि सुबह उठने से ही पढ़ाई आती है, नहीं। रात्रि में अगर आपका मन लग रहा है तो आप रात्रि में पढ़ो। अगर आप रात में नहीं पढ़ सकते तो सुबह उठ के पढ़ो। अगर आप रात में भी नहीं पढ़ सकते, सुबह भी नहीं पढ़ सकते, तो दिन में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, जब भी पढ़ो मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। तो ये हमारे थे प्रोटोजोआ जनित रोग, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी या निद्रा रोग, जिनमें अभी बता रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट रोग कौन सा है, मलेरिया रोग। इनमें क्या है, क्या रोग कारक है, अभी डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पायरिया रोग। पायरिया रोग में सबसे इंपॉर्टेंट इसका लक्षण क्या है। पायरिया रोग में मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून आना। एक नाम सुना होगा आपने, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, उसके अंदर भी क्या आता है, मसूड़ों से खून आता है। और पायरिया रोग में भी मसूड़ों से खून आता है। इसका रोग कारक है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर सकते हो आप, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास, ट्राइनेक्स। आप बोल रहे हो कि जब मैडम इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप हर रोग कारक को क्यों बता रहे हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये चीज पढ़नी होती है, हालांकि कुछ एग्जामों में इतना लेवल तक पूछ सकते हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं पढ़ाती गई तो आप भी भड़क जाओगे कि मैडम तो कुछ पढ़ा ही नहीं रही है, बस थोड़ा सा नॉर्मल लाइन बना रही है। नहीं, तो ये उन स्टूडेंट के लिए जिनके कुछ एग्जामों में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट के दिमाग की संतुष्टि के लिए भी मैं लिखवा रही हूँ, ताकि मेरा भी इम्प्रेस पड़े कि हाँ मैडम को कुछ आता तो है। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं बता रही हूँ। अगर आप बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो मैंने पहले ही आपको बताया, बैक्टीरिया के रोग कारक याद कर लेना, बाकी जो जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ वो याद करना। ये जो प्रोटोजोआ जनित रोग है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, मलेरिया रोग, ठीक है। अब इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, मसूड़ों से खून आना। अगला है कालाजार रोग। इसका जो रोग कारक है वो है लेशमानिया डोनोवनी, लेशमानिया डोनोवनी। और इसमें क्या होता है, लक्षण क्या है, शरीर में कमजोरी आना, शरीर में कमजोरी आना। पायरिया, मसूड़ों से खून आना, रोग कारक ट्राइकोमोनास, ट्राइनेक्स। कालाजार रोग, शरीर में कमजोरी आना, रोग कारक है लेशमानिया डोनोवनी। इसके बाद जो अगला रोग आता है वो है मलेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट रोग, और उसकी हर एक लाइन काम की है, हर एक लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है और बनने का चांस भी बहुत ज्यादा है। तो मलेरिया रोग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसका रोग कारक ध्यान रखना है। इसका रोग कारक क्या है, इसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम जाति की मादा एनाफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है और उसी जाति के एक मादा एनाफिलीज नामक की मच्छर है। कल मैंने आपको डेंगू वाले रोग में बताया था कि उसकी संक्रमण करने वाली है एडीज मच्छर, तो इसका संक्रमण करने वाली है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो प्लाज्मोडियम जाति के, अगर वो संक्रमण कर दे तो रोग कौन सा होगा, मलेरिया। अब वो संक्रमण किस पर करेगी, हमारे रक्त के अंदर पाई जाने वाली आरबीसी पर। अगर आप मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे हो, मेरी सारी क्लासेस को देखा होगा, तो आपको पता होगा कि मैंने जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था, कोशिकाओं के बारे में बताया, आरबीसी एक कोशिका है, और उस कोशिका को हमने विस्तार से किसमें पढ़ा था, रक्त के अंदर। मैंने आपको एक रोग बताया था सिकल सेल एनीमिया, कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी का आकार है वो हंसियाकार हो जाता है, जबकि नॉर्मल आरबीसी का आकार कैसे होता है, इस प्रकार का उभिया अवतल होता है, बाइकॉनकेव। अब इस रोग को फैलाने वाले जो प्लाज्मोडियम की मादा एनाफिलीज मच्छर है वो इस प्रकार की आरबीसी को आकर नष्ट कर देगी, लेकिन सिकल सेल एनीमिया रोग में आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर इसको पहचान नहीं पाएगी, इसको नष्ट नहीं करेगी। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव ये पड़ा कि जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसे कभी भी मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाली कौन सी है, मादा एनाफिलीज मच्छर, प्लाज्मोडियम जाति की, प्लाज्मोडियम
जाति की मादा एनाफिलीज मच्छर इस रोग की क्या है, वाहक है। अब ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ये इसको तो पहचानती है, लेकिन इसको एससीआरबीसी को नहीं पहचानती। और एससीआरबीसी किस रोगी में होती है, जिसको कौन सा रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार। नॉर्मल आरबीसी का आकार कैसा रहता है, उभयावतल। अब अगर प्लाज्मोडियम जाति की मादा एनाफिलीज मच्छर आएगी तो इसको पहचान लेगी, इस आरबीसी को नष्ट कर देगी। रोग कौन सा हो जाएगा, मलेरिया। मलेरिया रोग में क्या होता है, व्यक्ति को ठंड लगकर बुखार आता है, तो लक्षण किसका है, मलेरिया का। तो मादा एनाफिलीज मच्छर ने इस प्रकार के आरबीसी को संक्रमित किया तो मलेरिया हो गया, लेकिन इसको संक्रमित नहीं कर सकता। तो जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसको कभी मलेरिया नहीं होता। ये फायदा है क्या, फायदा नहीं है, क्योंकि मलेरिया रोग का इलाज है, जबकि जो सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है, अर्जित रोग है, जो जन्म से ही उपस्थित होता है, उसका इलाज नहीं। आनुवंशिक रोगों का ज्यादा इलाज नहीं, जबकि मलेरिया को तो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट बनता है कि जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसे कभी मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाली मादा एनाफिलीज मच्छर उभयावतल आरबीसी को नष्ट करती है, हंसियाकार आरबीसी को नष्ट नहीं करती। जबकि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी कैसे हो जाती है, हंसियाकार। ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद इसका लक्षण लिखना है आपको मलेरिया रोग में। एक तो लिखना है आपको आरबीसी संक्रमित, आरबीसी संक्रमित मलेरिया रोग में। इस रोग का लक्षण क्या है, इस रोग का लक्षण है ठंड लगकर बुखार आना, ठंड लगकर बुखार आना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है, कुनेन का, कुनेन का उपयोग। और कुनेन क्या होती है, कुनेन होती है सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है, सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त। मलेरिया रोग में अभी जो मैंने पॉइंट बताए सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मलेरिया रोग के लिए आपको प्रत्येक पॉइंट ध्यान में रखना है। मलेरिया रोग, इस रोग का रोग कारक है प्लाज्मोडियम जाति की मादा एनाफिलीज मच्छर, यानी ये मच्छर व्यक्ति को संक्रमित करेगी तो उसको मलेरिया हो जाएगा। ये संक्रमित किस पार्ट को करती है, रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी को संक्रमित करती है, और ये उभयावतल आरबीसी को संक्रमित करती है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है, इसलिए ये मच्छर उस आरबीसी को पहचान नहीं पाती। इसका प्रभाव क्या बढ़ता है, जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उसे कभी मलेरिया नहीं हो सकता। इस रोग में प्रभावित क्या, आरबीसी। मलेरिया रोग का लक्षण क्या है, व्यक्ति को ठंड लगकर बुखार आएगा, तो ये लक्षण किसका है, मलेरिया का। और मलेरिया रोग का उपचार करने के लिए कुनेन का उपयोग किया जाता है, जो किससे प्राप्त होती है, कुनेन सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है। तो आपको मलेरिया के सारे पॉइंट है वो याद रखने हैं। तो अब मलेरिया के बाद दो प्रोटोजोआ वाले रोग बचते हैं, पापाकाम्पेस होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पे यानी पेचिस, और सोते यानी सोने की बीमारी। जो पेचिस रोग है इसका रोग कारक इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है। पेचिस रोग का रोग कारक है एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इस रोग का लक्षण क्या है, यानी ये छोटी आंत बड़ी आंत को प्रभावित करता है, तो व्यक्ति को दस्त लगती है प्लस मल में रक्त आता है। ठीक है, तो ये पेचिस रोग, इसका रोग कारक इंपॉर्टेंट, आप याद करना। और अगला रोग है लास्ट रोग, प्रोटोजोआ जनित निद्रा रोग, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा गेम्बुएंसिस, ट्रिपेनोसोमा गेम्बुएंसिस। और इसका लक्षण क्या है, अत्यधिक आलस्य, अत्यधिक
आलस्य। तो इस प्रकार ये हमने पढ़े प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोग कौन सा? मलेरिया। नोट कर लो। तो प्रोटोजोआ के बाद हम पढ़ते हैं हेल्मिनथीज जनित रोग। 3 प्रकार के हेल्मिनथीज जनित रोग है, वो कौन कौन से है? एक तो है आपके एस्केरियासिस, एक है हाथी पांव रोग और एक है नारू रोग। इनको कोई ट्रिक से नहीं, हम सीधा याद रखेंगे। हेल्मिनथीज जनित रोग, हेल्मिनथीज जनित रोग। पहला रोग है हाथी पांव रोग। या इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलिफेंटियासिस। दूसरा है एस्केरियासिस, एस्केरियासिस। और तीसरा है नारू रोग। जो हाथी पांव रोग है, इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति की लसिका ग्रंथियों में लिक्विड भरने लगता है, लसिका ग्रंथियां फूलने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनन अंग और पैरों की साइज है वो बड़ी होने लगती है। पैर है वो हाथी के जैसा हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? हाथी पांव रोग। यानी लसिका ग्रंथियों में फुलाव आने से, सूजन आने से पैर का साइज है वो मोटापा बढ़ जाता है, जिसके कारण पैर हाथी जैसा लगने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं? हाथी पांव रोग। और इसका रोग कारक है, इसका रोग कारक है वाउचेरियाई ब्रैंकोप्टाई, वाउचेरियाई ब्रैंकोप्टाई। और प्रभावित, आपको पैर नहीं लिखना है, प्रभावित अंग क्या लिखना है? लसिका ग्रंथि। कि लसिका ग्रंथि में चेंज होने से ही तो ये रोग उत्पन्न हुआ। एस्केरियासिस, इसका रोग कारक है एस्केरिस, नाम के जैसा ही रोग कारक है। और इसमें क्या होता है? लक्षण क्या है? बुखार आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, पेट दर्द होगा, दस्त लगेंगे। लक्षण है बुखार प्लस सांस में तकलीफ प्लस पेट दर्द। ठीक है। अगला है नारू रोग। इसका रोग कारक है ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस। ये जो नारू रोग है ना, इसको सामान्य भाषा में बाड़ा बोलते थे। इसमें क्या होता था कि पैर पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं बड़े बड़े, और जब वो फूटते हैं तो उनमें से एक लट जैसी लंबी सी धागे के समान संरचना निकलती है। अगर आप उसको निकलते टाइम पकड़ के खींचोगे तो वो वापस टूटकर अंदर चली जाती है, जनन करके संख्या डबल हो जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसकी जो लट जैसी धागे जैसी संरचना निकलती है ना, वो पानी से प्रेम रखती है। तो इसमें क्या करते थे कि जब भी छाला फूटता था तो पैर को पानी में रख देते थे, और पानी में रखने से वो जल्दी से बाहर निकल जाती और वो फोड़ा फिर सूख कर ठीक हो जाता। लेकिन अगर आपने बिना पानी के उसको खींच कर निकालने की कोशिश की तो वो क्या हो जाती? वापस टूट कर आधी अंदर रह जाती और फिर डबल निकल जाते। ठीक है। तो अभी के टाइम में ये रोग लगभग समाप्त हो चुका है। पहले के टाइम में ये बहुत रोग फैलता था। कौन सा? नारू रोग। तो ये थे आपके प्रोटोजोआ, ये हेल्मिनथीज जनित रोग। यानी हमने आज की क्लास के अंदर पहले प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़े, फिर हेल्मिनथीज जनित रोग, और लास्ट जो संक्रामक रोग हमारे बचते हैं वो है कवक जनित रोग। तो उसको मैं ट्रिक से लिखती हूँ। देखिए, अगले और लास्ट रोग है कवक जनित, लास्ट संक्रामक रोग। पहला प्रकार हमने पढ़ा जीवाणु जनित बैक्टीरियल डिजीज, दूसरा हमने पढ़ा विषाणु जनित वायरल डिजीज, तीसरा हमने पढ़ा प्रोटोजोआ जनित, चौथा हमने पढ़ा हेल्मिनथीज जनित, और जो पांचवा है वो है कवक जनित या फंगल डिजीज, फंगल डिजीज। ठीक है। इसकी ट्रिक है आपके गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से रोग कौन सा होता है? गंजापन। अगर बिना किसी कारण बाल उठ जाए मतलब फंगस का इंफेक्शन हुआ है। किसका? फंगस का इंफेक्शन हुआ है। दा से होगा दाद और दे से होगा दमा, खा से होगा खाज,
और फ्रूट से होगा एथलीट फुट, एथलीट फुट। यानी पैर की अंगुलियों में इन्फेक्शन होकर पैर की अंगुलियां गलने लगती है, उस रोग को क्या बोलते हैं? एथलीट फुट। खाज यानी पूरी चमड़ी पर खुजली आने लगती है। दमा, सांस लेने में तकलीफ। दाद, जगह जगह पर चकते बन जाते हैं चमड़ी पर गोल गोल, वो है दाद। और गंजापन, बाल उड़ जाना। तो ये आपके कवक जनित रोग, इसको नोट कीजिए आप। और इनके रोग कारक मैं इनके साथ ही लिख देती हूँ, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं इनमें। गंजापन का है टीनिया कैपेटिस, उसी प्रकार दांत का है ट्राइकोफाइटिन कवक। तीसरा है दमा, इसका रोग कारक है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। चौथा है खाज, इसका रोग कारक एकेरस स्केब्जी। और लास्ट है एथलीट फुट, इसका रोग कारक है फाइटोन कवक, ट्राइकोफाइटोन कवक। याद क्या रखना है आपको? पूछेंगे बताइए निम्न में से कौन सा कवक जनित रोग है, बस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ही बनता है। तो गंजापन, दांत, दमा, खाज और एथलीट फुट। गंजापन, बाल उड़ जाना। दाद, शरीर पर चकते बन जाना। दमा, सांस लेने में तकलीफ। खाज, पूरी स्किन पर खुजली आना। फ्रूट, एथलीट फुट यानी पैर की अंगुलियों के बीच में इंफेक्शन होकर अंगुलियां गलने लगती है। रोग कारक याद करना चाहो तो गंजापन का है टीनिया कैपेटिस, दाद का है ट्राइकोफाइटिन कवक, दमा का है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, खाज का है एकेरस स्केब्जी और एथलीट फुट का है ट्राइकोफाइटोन कवक। और इसके साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने हेलमिंथेस जनित, प्रोटोजुआ जनित और कवक जनित रोगों को पढ़ा। और इसके साथ ही हमारे संक्रामक रोग है वो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर बोल रही हूँ कि ये रोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं इनमें से। तो आपको ट्रिक से याद करना है कि कौन सा रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोगों को, जिसके अंदर मुख्य रोग होगा कैंसर रोग। उसके अलावा हम जोड़ों के दर्द जैसे आर्थराइटिस है, गठिया रोग है। उसके बाद हम हृदय से रिलेटेड रोग, हार्ट अटैक है, हार्ट फेल्योर है, तो इन सबको डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे क्लास के साथ और ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।